Hi guys, I'm again sharing some objective questions which is from medical and surgical nursing. Guys, this type of optional question will help you in competitive exams. Guys, when I will read options, you can choose correct answer in your mind. It will be your self assessment. तो स्टार्ट करते हैं गाइस। मैंने अभी आपको बोला कि जो मैं अभी यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल से कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आई हूँ आज। जिस तरह से मैं लेके आती रहती हूँ दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स में, अदर सब्जेक्ट्स में भी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन मैं लेके आती रहती हूँ। तो आज मैं मेडिकल सर्जिकल से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसके कि करेक्ट आंसर आपको अपने मन में चूज़ करने हैं। सही आंसर क्या है वो आपको सोचना है जिस समय कि मैं उसके ऑप्शंस रीड करूं, तो जिससे कि क्या होगा कि आपको खुद ही अपना सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज फादर एज हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन आर ए सुश्रुता, बी हिप्पोक्रेट, सी चरक, डी धन्वंतरी। करेक्ट आंसर इज हिप्पोक्रेट्स। गाइस, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी मतलब किसे जाना जाता है, इनमें से जो नीचे हैं जिन्होंने सर्जरी की सर्जरी को इस्टेब्लिश किया वो हैं सुश्रुता, चरक, हिप्पोक्रेट्स एंड धन्वंतरी। तो करेक्ट आंसर इज सुश्रुता। गाइस, थर्ड क्वेश्चन इज which of the following is the earlier clinical manifestation of increased ICP following added injury। तो गाइज इसमें से ये है कि जो फॉलोइंग इंजरी मतलब कुछ ऐसी इंजरी के बाद, जो इंजरी के कारण जब आईसीपी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें जो अर्लियर साइन होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन मीन अर्लियर जो साइन सिम्टम होते हैं वो कौन से होते हैं, इन नीचे जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से होगा नंबर 1 है ए पिपुलरी डायलेशन, बी डिमिनिश लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मीन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सी हेमीपेरेसिस एंड डी कोमा। तो गाई आईसीपी मीन है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, है ना। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted by fluid such as CSF means cerebrospinal fluid inside the skull and on the ब्रेन टिश्यू। तो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, वो है जो फोर्स होता है फ्लूइड का, जो प्रेशर है वो है सीएसएफ का जो प्रेशर होता है। जैसे कि जो जैसे ये सीएसएफ है उसका जो प्रेशर होगा वो कितना तक होगा, मीन इसमें पूछा है, मतलब इसका जो प्रेशर होता है वो कितना अगर बढ़ जाएगा तो उसमें से कौन से साइन होंगे। तो और ये जो सीएसएफ का लेवल होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड द स्कल और ऑन द ब्रेन टिश्यू। आईसीपी का जो नॉर्मल है, जब नॉर्मल मालूम होगा तभी ये इंक्रीज हम पता कर पाएंगे। तो जो आईसीपी का जो मेजरमेंट है वो हम किस में करते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, ठीक है, mmHg। ठीक है, आईसीपी इज मेजर इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी एंड एट रेस्ट इज नॉर्मली 7 to 15 mmHg ऑफ फॉर अ सुपाइन एडल्ट। यानी कि जब कोई अडल्ट पर्सन है और वो रेस्टिंग पोजीशन में है तो उस समय ही उसका नॉर्मल जो वैल्यू होगी वो हम देखेंगे, तो वो होता है 7 to 15 mmHg। तो ये हो गया इसका मीनिंग। तो अब करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है बी डिमिनिश्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मीन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल आर रिस्क फैक्टर फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट मीन ये जितने भी नीचे हैं ये सब पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन इसमें से कोई है जो कि जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क नहीं होता है जिससे ना, तो वो हैं ए डीवीटी, बी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, सी प्रेगनेंसी और डी एनीमिया। तो गाइस जो ये जो डीवीटी है इसका मतलब हुआ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच वन और मोर आर्टरी इन द लंग्स बिकम ब्लॉक बिकॉज ब्लड क्लॉट लॉस देयर ना। तो क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है
जो आर्टरीज़ होती हैं लंग्स की, और कहीं जो भी ये जो जो ब्लड क्लॉट होता है जब आर्टरी में ये रुक जाता है ना, तो पास ब्लड सर्कुलेशन क्या नहीं हो पाएगा, तो पास नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से क्या होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं ना। तो डीवीटी मैंने बोल दिया कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, और ये एक मेडिकल कंडीशन होती है दैट अकर व्हेन ब्लड क्लॉट फॉर्म इन अ डीप वेन। ठीक है, डीप वेन में यानी कि जो ब्लड क्लॉट होता है वो डीप वेन में क्या हो जाता है, वो वहाँ पे को फॉर्म हो जाता है क्लॉट, और वो जो क्लॉट होता है यूजुअली डेवलप इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज लाइक लेग, थाई एंड पेल्विस। तो यहाँ पर को ये क्लॉज वो ब्लॉक करता है आर्टरीज को, वेन को, और ये आर्म्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और प्रोलॉन्ग एमोबिलाइजेशन मीन प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, यानी कि जो सीवियर इलनेस होता है जिसके वजह से इमोबलाइज हो जाता है पेशेंट, और प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट होता है उसको, तो उस कंडीशन में भी ये रिस्क फैक्टर है। तो इनमें से, और प्रेगनेंसी तो मालूम ही है आपको, और एनीमिया भी मालूम है, तो मालूम तो सभी होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता था, इसलिए मैंने रिवाइज़ किया। तो करेक्ट आंसर है एनीमिया। देन क्वेश्चन नंबर 5, कैरियर स्टेज ऑफ HBV हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ फॉर, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसका जो कैरियर स्टेज है वो है 3 मंथ। कितने स्टेज के लिए होता है वो, 3 मतलब कैरियर स्टेज कितने टाइम के लिए होता है, 3 मंथ और 9 मंथ, 6 मंथ एंड लाइफ लॉन्ग, ये 4 ऑप्शन है, तो उसमें से आपको चूज़ करना है। तो कैरियर स्टेज मीन तो मालूम ही होगा, ये होता है एन असिम्टोमेटिक कैरियर, इसको आप असिम्टोमेटिक कैरियर भी बोल सकते हैं, जिसमें कि असिम्टोमेटिक मीन कोई भी उसमें साइनम सिम्टम कुछ भी ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा। मीन इसको आप हेल्दी कैरियर भी से समझ सकते हैं, और जस्ट कैरियर भी आप इसको समझ सकते हैं। ये जो होता है इसमें क्या होता है, इज़ अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ बिकम इन्फेक्टेड विद अ पैथोजन, यानी कि कोई भी पर्सन ऑर्गेनिज्म जो भी है वो किसी पैथोजन से क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, बट दैट डिस्प्लेज नो साइन और सिम्टम, उसमें कोई भी साइन और सिम्टम डिस्प्ले नहीं होते हैं कुछ टाइम पीरियड के समय ना। तो ये हो गया आपका कैरियर स्टेज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये कैरियर कैन ट्रांसमिट इट टू अदर, और ये क्या कर सकता है कैरियर स्टेज में, ये ट्रांसमिट कर सकता है किसी अदर को, या फिर ये किसी और में इसको डेवलप भी हो सकता है ट्रांसमिट होने की वजह से। तो करेक्ट आंसर है इसका कैरियर स्टेज ऑफ HBV 9 मंथ। देन 6 क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। तो इंडिया में जो कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का वो होता है, 4 ऑप्शन आर देयर, A vitamin A deficiency, B कैटरेक्ट, and C ग्लोकोमा एंड D ट्रैकोमा। तो इसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऐसा मेन कॉज होता है, जो कि आपने शायद चूज़ कर लिया होगा। तो कॉज नंबर 1 है यानी कि A विटामिन A डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाना, कमी हो जाना ना। और कैटरेक्ट क्या हो गया, कैटरेक्ट ये होता है कि ये एक कैटरेक्ट इज़ अ डेंस क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म इन द लेंस ऑफ द आई। जो आई की जो लेंस होती है उसमें क्या हो जाता है, क्लाउडीनेस आ जाता है, जिससे कि पर्सन जो होता है वो ब्लाइंड हो जाता है, मतलब उसको दिखता नहीं है। ग्लोकोमा हो गया कि अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन होती है दैट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये ग्लोकोमा भी आई की कंडीशन ही है जिसमें कि जो कॉज करती है ब्लाइंडनेस को। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑल टाइप ऑफ जो ग्लोकोमा दैट नर्व कनेक्टिंग टू आई टू ब्रेन इज़ डैमेज और ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब और टाइप ऑफ ग्लोकोमा में क्या होता है कि जो नर्व होती है जो कि आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ आई। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो हाई प्रेशर के वजह से जब ये डैमेज हो जाएगी जो ऑप्टिक नर्व होती है तो उससे ये कॉज होता है। ठीक है, ट्रैकोमा तो मालूम ही है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट अफेक्ट दी आई, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी वजह से आई इफेक्ट होती है। और ट्रैकोमा इज़ द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइज। इट इज़ वेरी कंटाजीनियस, मतलब कि स्प्रेड होता है ये फ्रॉम वन टू अदर। जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से।
और इसका जो ये ट्रैकोमा का, तो इसमें से आपको ब्लाइंडनेस का जो कॉमन कॉज है वो आपको इसमें चूज़ करना है। तो कॉमन कॉज है कैटरेक्ट इंडिया में। देन 7th क्वेश्चन इज क्रॉनिक रीनल फेलियर कॉज ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है जिसमें किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देती है या बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाता है, तो उसमें ये जो नीचे जो कॉजेज़ हैं इनमें से ये सारे ही कॉजेज़ हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉज है जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में इफ़ेक्ट नहीं करता, तो वो हो गए हाइपरटेंशन, बी हाइपरकैलेमिया, सी हाइपरकैल्सीमिया, डी हाइपोकैल्सीमिया। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसका कॉज है जो कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में नहीं होगा। तो वो हो गया आपका जो जो हाइपरटेंशन तो मालूम ही है, एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मली जो हाई ब्लड नॉर्मल से ज़्यादा जब हो जाता है। और हाइपोकैलेमिया हो गया हाई पोटेशियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है। नॉर्मल लेवल होगा 3.6 to 5.2 मिलीमोल पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर में इसको मेज़र करेंगे और ये होता है नॉर्मल, इसका वैल्यू होती है 3.6 to 5.2, ठीक है। और हाइपर कैल्सीमिया हो गया टू मच कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम का हो जाना। इसका नॉर्मल अमाउंट होता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ बिटवीन 8.6 to 10.3 mg/dl, इसको भी इसमें मेज़र करते हैं, ठीक है। एंड हाइपोकैलेमिया क्या हो गया कि अ कंडीशन इन विच द ब्लड हैज़ टू लिटिल कैल्शियम, ओके, यानी कि जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा कम हो जाना, तो वो हो गया हाइपोकैलेसीमिया। और ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी। और भी कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है, लेकिन विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो कैल्शियम का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो नहीं हो पाता प्रॉपरली, जिसके वजह से हाइपोकैलेसीमिया कॉज होगा। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो कॉज नहीं हो पाता, यानी कि जो रीनल फेलियर का जो कॉज नहीं होगा वो है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। देन हो गया क्वेश्चन नंबर 8, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पार्किंसोनिज्म इंक्लूड, यानी कि जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो हैं कौन कौन से हैं, ट्रीमर एट रेस्ट, ठीक है, और रिजिडिटी, हाइपोकाइनेसिया एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे हैं। तो गाइस पार्किंसन डिजीज़ तो आपको मालूम ही होगी कि ये क्या है, डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट मूवमेंट, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना। तो अगर वही जो है उसका ही जो डिसऑर्डर हो जाएगा तो जो हमारा मूवमेंट है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। इसमें बॉडी का मूवमेंट क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑफन इंक्लूडिंग ट्रीमर्स, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होंगे, ट्रीमर भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और ये क्यों होगा, जब क्या होती है, नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन कॉज डोपामिन लेवल टू ड्रॉप। और ये जब हमारी जो नर्व्स जो होती हैं, जो नर्व सेल होती हैं, अगर वो जो ब्रेन की नर्व सेल होती हैं अगर वो डैमेज हो जाए तो डोपामिन का लेवल अफेक्टेड होएगा, वो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि उसका सिम्टम होगा, वो किसको कॉज करेगा, पार्किंसन को कॉज करेगा, यानी कि ये फीचर आने शुरू हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है, ठीक है, जो कि पार्किंसन का है। तो ट्रीमर हो गया, ट्रीमर को मालूम ही है आपको, इनवॉलेंट्री शेकिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी बॉडी क्या करती है, शेक करती है, किसी भी कॉमन हो सकती है, और स्लाइट टू सीवियर हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वो कॉमनली अफेक्टेड हैंड, लेग, फेस, इसमें वो कॉमन होगा, हेड एंड वोकल कॉर्ड, इसमें वो कॉमन होता है, ठीक है। देन रिजिडिटी मीन तो आपको मालूम होगा कि स्टिफनेस और इनफ्लेक्सिबिलिटी राइगर्स होते हैं उसमें, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं बॉडी जो होती है स्टिफ हो जाएगी, ठीक है। और हाइपोकाइनेसिया मीन हो गया स्लो और रिड्यूस मसल मूवमेंट होगा, इसमें मसल मूवमेंट इफेक्ट होंगे, या फिर ये सभी होंगे। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे फीचर किसके हैं, पार्किंसन डिजीज़ के डिसऑर्डर। देन क्वेश्चन नंबर 9, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट यूजफुल इन फॉलोइंग कंडीशन। तो जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है वो जो फॉलोइंग कंडीशन है उसमें जो यूज़फुल नहीं होता। तो ये जो कंडीशन है इनमें से बताइए। तो ये है आपके ए थैलेसीमिया, बी ल्यूकेमिया,
सी पर्नीशियस एनीमिया एंड डी अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म टू रिप्लेस बोन मेरो, है ना, दैट हैज़ बीन डैमेज और डिस्ट्रॉय बाय डिजीज़, इन्फेक्शन, कीमोथेरेपी और एक्सेट्रा। आप बोल सकते हैं कि इनहेरिटेड भी होता है, इसलिए ये आप बोल सकते हैं। तो जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, बोन मेरो को रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बोन मेरो होगी कब रिप्लेस होगा, जब वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाएगी किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, या कीमोथेरेपी की वजह से, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो थैलेसीमिया क्या होता है, इसका एक कॉज बताया गया है कि क्या फॉलोइंग कंडीशन है, इसमें किस कंडीशन में यूज़फुल नहीं है। तो थैलेसीमिया क्या है, ये ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या होता है, इन्वॉल्विंग लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होते हैं वो नॉर्मल अमाउंट से बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड कंडीशन है ये, ब्लड डिसऑर्डर है। और जो ल्यूकेमिया क्या होता है, वो होता है इज़ अ ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर होता है बाय अ राइज इन द नॉर्मल ऑफ WBC इन ब्लड। ठीक है, जो WBC होती है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है नंबर में ब्लड में, तो वो जो होता है क्या करती है, वो उनका फंक्शन क्या हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। यानी कि जो WBC एंड प्लेटलेट्स होते हैं वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते जो उनका काम होता है। ठीक है, और ल्यूकेमिया हो गया वो ब्लड कैंसर जिसमें कि ये सब होता है जो मैंने बताया। फिर पर्नीशियस एनीमिया क्या हो गया, ये जो पर्नीशियस एनीमिया होता है, डिक्रीज RBC व्हेन द बॉडी व्हेन जब बॉडी में क्या होता है, व्हेन द बॉडी कांट एबल टू प्रोड्यूस इनफ RBC। ठीक है, मतलब ये जब होती है बॉडी में, जब RBC इनफ मात्रा में जो होते हैं वो नहीं बन पाते हैं ना, तो वो होता है, वो क्यों होता है, जब क्या होती है, बॉडी कांट ऑब्जर्व इनफ विटामिन B12। जब बॉडी विटामिन B12 को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है अकॉर्डिंग टू नीड आवर बॉडी, तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग जब हमको विटामिन B सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, तो RBC का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, वो कॉज करेगा पर्नीशियस अनीमिया को। देन हो गया अप्लास्टिक अनीमिया। अप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, अ रेयर कंडीशन इन विच द बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इनफ न्यू ब्लड सेल। जब बॉडी इनफ न्यू ब्लड सेल को प्रोड्यूस करना क्या कर देती है, बिल्कुल बंद कर देती है, तो ये कॉज होता है। ठीक है, और ये रेयर कंडीशन होती है। अप्लास्टिक अनीमिया डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ बोन मैरो डैमेज। ठीक है, अब जब बोन मैरो ही डैमेज हो गई तो RBC कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो ये उस कंडीशन में डेवलप होता है पर्नीशियस अनीमिया। ठीक है, और क्या होगा कि डैमेज, और वो जो डैमेज होगा वो क्यों होगा, मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, प्रेजेंट जो होगा वो अक्वायर होगा, या फिर वो आफ्टर एक्सपोजर टू रेडिएशन, कीमो, टॉक्सिक केमिकल, सम ड्रग, और कोई एनी इन्फेक्शन, उसके वजह से ये डैमेज होगा। ठीक है, तो ये है अप्लास्टिक अनीमिया। देन आंसर इज पर्नीशियस अनीमिया। तो जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है वो प्लास्टिक अनीमिया में यूजफुल नहीं है। देन कंडीशन नंबर 10, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, फ्लश, वार्म एंड ड्राई स्किन इज द फीचर ऑफ, ये जो स्किन है, जो ये कंडीशन दी गई है ऊपर, वो किस कंडीशन के फीचर्स हैं, किस कंडीशन की में ये सब होता है। तो कंडीशन नंबर ए, यानी कि ए है डिहाइड्रेशन, सॉरी एंड प्रिंट मिस्टेक, देन बी एडिमा, सी डिलीरियम, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो किस कंडीशन के ये हैं, तो ये तो मालूम ही है आपको, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, डेंजरस लॉस ऑफ ब्लड, वो सॉरी फ्लूइड। ठीक है, हमारी बॉडी में उसका फ्लूइड का लॉस हो जाना। ठीक है, कॉज बाई एनी इलनेस, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड इनएडिक्वेट इनटेक। जब हम पानी कम पीते हैं या हम ये जो लिक्विड आइटम कम लेते हैं, स्वेटिंग एक्सेसिव हो रही है ड्यू टू एनी इलनेस या एक्सरसाइज या कुछ भी, और इलनेस तो मालूम ही है जो कि लंबे समय से बीमार है, या इस टाइप की कोई डिजीज़ कंडीशन है जिसमें कि वाटर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री एक्सेट्रा। एंड एडिमा है फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, कॉज ऑफ अफेक्टेड टिश्यू टू
बिकम सोलन, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उस एरिया में पर्टिकुलर जहाँ पर भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है, रिटेन हो रहा है, वहाँ पे सोलन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लूइड जो हो रहा है वो पास नहीं हो रहा है ना बॉडी में, तो ये होता है, ठीक है, एडिमा। एंड डिलीरियम क्या होगा, डिलीरियम में होता है कि सीरियस डिस्टर्बेंस इन द मेंटल एबिलिटीज़। जब मेंटल एबिलिटीज़ में सीरियस डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, कैपेसिटी उसकी लॉस हो जाती है कोई भी समझने की, तो दैट रिजल्ट इन कन्फ्यूज़न। तो वो हर समय कन्फ्यूज़न में रहेगा, उसके जो कन्फ्यूजिंग थिंकिंग एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। तो वो क्या रहेगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो कंफ्यूज होगा, उसकी थिंकिंग प्रोसेस काम नहीं करेगा, और जो उसका अवेयरनेस नहीं रहेगी अपने सराउंडिंग के चारों, अपने सराउंडिंग की कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी उसको नॉलेज नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी। तो ये सारी कंडीशन है जो कि दी गई हैं, किसमें, फ्लैश, वार्म एंड ड्राई स्किन, किस में ऐसा स्किन होती है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, डिहाइड्रेशन। तो थैंक यू गाइज for watching. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और गाइज़ मैं फिर से इस तरीके से अगेन कुछ वीडियो आपके संग शेयर करती रहूँगी, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो मिलते हैं गाइज़ कुछ नए वीडियो, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।